हेलो। 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 हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम अगले टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक आता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनकी डेरिवेशंस, एप्लीकेशंस, और फिर मोशंस जिनमें वेरिएबल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन जिसमें कि उसकी एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रही होती है। हमारा जो मेन डिस्कशन रहेगा, मेन डिस्कशन यही रहेगा कि वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, तो उसको किस तरीके से स्टडी करना है। ठीक है। वहां तक पहुंचने से पहले हम वो इक्वेशंस ऑफ मोशन और वो जो बेसिक्स हैं सारे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के जो बेसिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट। एक्चुअली ये माइक की वायर है। माइक की वायर है जिसको थोड़ा सेट करना पड़ता है। हाँ। तो अगर टॉपिक की हेडिंग लिखें तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, या इतना ही लिख देता हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो, बेसिक्स तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से शुरू होते हैं। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस, अच्छा इसको ना पाथ लेंथ भी कहते हैं। डिस्टेंस या पाथ लेंथ। वैसे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जनरली बच्चों को 11th क्लास में पहुंचने से पहले भी पता होता है। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह पे जा रहा है ना, तो एक्चुअल उसने कितना लंबा पाथ लिया, एक्चुअल उसने जो पाथ लिया उसकी लेंथ कितनी है, उसे डिस्टेंस कहते हैं। देखो, फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, distance is actual length of path taken by an object. Actual length of path taken by an object. अब ये actual length of path का क्या मतलब है? जैसे ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये कोई पॉइंट है और ये दूसरा कोई पॉइंट बी। ये कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से ट्रेवल करके बी तक गया। ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा ना, डिस्टेंस होगा इस पूरे कर्व की लेंथ। पूरे कर्व की लेंथ मतलब यहां से लेके इस पूरे कर्व की लेंथ मेजर करें, उसे बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस, लेंथ ऑफ, या लेंथ ऑफ एक्चुअल कर्व लिख देता हूं, लेंथ ऑफ एक्चुअल कर्व टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। लेंथ ऑफ एक्चुअल कर्व टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है। इसीलिए तो इसको पाथ लेंथ भी कहते हैं। डिस्टेंस को पाथ लेंथ क्यों कहते हैं? पाथ लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ पाथ। पाथ लेंथ स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ पाथ। तो ए से लेके पी तक, ए से लेके बी तक जो इसने पाथ कवर किया ना, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो होगा ना पाथ लेंथ या डिस्टेंस। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी।
डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि कोई डायरेक्शन थोड़ी है, हम तो इस पाथ की लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो इस पाथ की लेंथ की कोई डायरेक्शन थोड़ी हुई, इट वुड बी ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और बाकी अ, हाँ, अब मान लो हमने ये डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक गया, ये डिस्टेंस हमने मेजर करना है कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया ये ऑब्जेक्ट। उसके लिए किस तरीके से चलते हैं, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, बताओ, एनी आइडिया? ये हमने मतलब जो डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी है, डिस्टेंस मेजर करना है। देखो, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज पाथ लेंथ। तो हम इधर से लेके इधर तक इस पाथ की लेंथ मेजर कर लेते हैं उसके लिए ना। अब देखो, पाथ लीनियर तो है नहीं। अगर लीनियर पाथ होता, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जाता, तो चलो स्केल से उसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। ये लीनियर पाथ पे नहीं जा रहा है ना, ये तो कर्व को फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो इस कर्व की लेंथ निकालने स्केल से नहीं चलेगा काम। स्केल से थोड़ी कर पाएंगे, तो कर्व ऐसे बेंड हो रहा है, स्केल तो बेंड नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली इस कर्व की लेंथ मेजर करने के लिए ना, हमें कोई फ्लेक्सिबल मटेरियल लेना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल मटेरियल, जैसे धागा होता है, थ्रेड। थ्रेड ले सकते हैं, इस कर्व के ऊपर ऐसे एक धागा रखते जाते हैं, धागा तो फ्लेक्सिबल होता है ना। तो एक थ्रेड को लेके इस कर्व के ऊपर ऐसे रखते जाते हैं, आराम से इस कर्व के अलोंग जो थ्रेड है, जो धागा है, वो बेंड होता जाएगा, ठीक है। ऐसे बी तक पहुंचे, उसके बाद धागा उठा लो। धागा उठा के उसको स्ट्रेट कर लो। धागे को स्ट्रेट कर लो, उसकी जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगा, वो पाथ लेंथ होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस इस तरीके से मेजर किया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। मतलब ये, अच्छा, ये एरो क्या बता रहे हैं, एरो बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए से शुरू करके ऐसे बी तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ए से बी तक। डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये लेंथ ऑफ डॉटेड लाइन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, या रादर लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन joining initial to final position of object। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन joining initial to final position of object। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस फिगर में कहाँ है, डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन एसोसिएट कर दी ना इसकी प्रॉपरली। देखो, वेक्टर क्या होता है, उसकी एक टेल होती है और एक हेड होता है। इनिशियल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ए बी का इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट इसका बी है, ठीक है। मतलब यहाँ इसकी टेल है, इधर इसका हेड है। तो टेल से हेड की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। तो ये प्रॉपरली एक वेक्टर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है, फॉर एनी मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी मोशन, ठीक है। चलो, हमने लिख दिया। बट एक्चुअली ये जो लिखा है ना, इसमें एक एरर है। जो लिखा है इसमें एक मिस्टेक है, सोच के बताओ इसमें क्या मिस्टेक है। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, एरर क्या हो गया इसमें, एरर हो गया इसमें। इसमें जो एरर है ना, जनरली बच्चे उसे पॉइंट आउट कर देते हैं वैसे। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। एक डिस्टेंस, सॉरी, एक स्केलर और वेक्टर के बीच में कभी ग्रेटर देन या लेस देन नहीं आ सकता है। स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से कैसे कंपेयर कर लेंगे, यानी कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू
2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। काम तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, 5 > 2i कैप माइनस 3j कैप, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन नहीं होता है, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये करेक्ट है। तो अब देखो, डिस्टेंस तो इस पूरे कर्व की लेंथ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है ये पूरा स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है, कर्व की लेंथ स्ट्रेट लाइन की लेंथ से ज्यादा है, मगर कभी कभी ये इक्वल भी हो जाता है। ये इक्वल किस कंडीशन में होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर, इसका जवाब बच्चे बता देते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बराबर कब होते हैं, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो। फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मैं दोबारा कह रहा हूं, यहां पे भी एक एरर हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब अगर हम ये लिख दें, सिर्फ इतना लिखें, फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इक्वल टू दिस, ये अधूरी बात है, ऐसा नहीं होता। अब इसमें क्या करेक्ट करेंगे बताओ। ठीक है, फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या गलती हो गई, ये जो आखिरी में सेंटेंस लिखा है इसमें क्या एरर है। इसका भी आंसर बच्चे दे ही देते हैं वैसे। स्ट्रेट लाइन में तो है, बट वो कहीं वापस ना आ जाए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ये नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है फिर उसी स्ट्रेट लाइन पे वापस आ गया, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट कमिंग बैक। ठीक है, विदाउट कमिंग बैक, वापस ना आ जाए कहीं वो, क्योंकि देखो, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, रुक गया, इसी स्ट्रेट लाइन पे वापस आ गया, ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही कहलाएगा। इसी स्ट्रेट लाइन पे तो मोशन हो रहा है, बस वो आगे जा रहा था फिर इसी स्ट्रेट लाइन पे पीछे आने लग गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है ये। स्ट्रेट लाइन से निकला थोड़ी है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव कर रहा है, कभी आगे फिर पीछे। मगर वो अब इस केस में क्या होगा, घूम के आया तो डिस्टेंस तो पूरे पाथ की लेंथ होगी, डिस्प्लेसमेंट छोटी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इधर से लेके इधर तक ही होगी। ठीक है, तो इसलिए वापस आना अलाउड नहीं है स्ट्रेट लाइन के केस में। ठीक है, हाँ आगे चल रहे हैं। वैसे कुछ क्वेश्चन इस पे भी बेसिक्स में बन जाते हैं, एक दो क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक क्वेश्चन ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है, इस पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि मेन फोकस जो है ना आज इक्वेशंस ऑफ मोशन और वो मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन पर रहेगा। क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर टिप ऑफ minutes hand of a watch between, या हाँ, between time 9:00 a.m. and 9:40 a.m. and 9:40 a.m. Ratio of distance covered to magnitude of displacement for tips of minutes hand of a watch, ठीक है, between time this and this।
हाँ, इसमें मैं प्रॉपरली बच्चों को टाइम देता हूँ थोड़ा, 3-4 मिनट सोचने का। बाकी ये तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए चल रही है क्लास। इसमें मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। देखो, ये कोई वॉच 9:00 AM, मतलब जब पूरे 9 बजे हैं। बात हो रही है मिनट्स हैंड की, मिनट्स हैंड। ठीक है, बात हो रही है मिनट्स हैंड की, मतलब मिनट की जो सुई है। तो जब पूरे 9 o'clock होंगे, तो मिनट की सुई तो 12 पे होती है ना ऊपर, ऐसे। ठीक है, मिनट की सुई उस टाइम 12 पे है, इसकी टिप जो है पूरा प्रॉपर 12 पे है। ठीक है, और फिर जब ये 9:40 होंगे, मतलब 9:30 पे, 9:30 पे जो मिनट्स हैंड है वो ऐसे 6 पे होता है। ठीक है, 9:40 पे तो 6 से भी आगे निकल जाएगा वो, ऐसे होगा। तो ये टिप की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ए होगी, फाइनल पोजीशन बी। और 9:40 पे ये जो टिप है इसकी 8 पे होती है, 8 मतलब 8, फिर इधर 9, 10, 11, 12, 8 पे होती है। तो अब देखो, अगर ये एंगल का हम थोड़ा एस्टिमेशन लगाएं ना, तो इधर से इधर तक 8, और इधर से इधर तक 4, मतलब 12 से लेके 8 तक 8 यूनिट्स इधर हो गए, 8 से 12 तक फिर 4 यूनिट्स उधर चले गए। टोटल एंगल तो 360 डिग्री होता है। सेंटर पे जो टोटल एंगल सबटेंड होता है वो 360 डिग्री। अब इधर वाला एंगल इस एंगल के डबल है, इधर वाला एंगल इस एंगल के डबल है, 8:4 है ना। तो फिर इस तरफ एंगल 240 डिग्री होगा, इस तरफ वाला हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल भी तो वैसे ही फिर इस तरफ वाला एंगल इस एंगल के डबल हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि ये एंगल होगा 240 डिग्री, और ये 120 डिग्री। लेट आर इज लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड। लेट आर इज लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है, या पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस, पहले अगर हम डिस्टेंस के बारे में सोचें, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड तो ये होगा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब पूरा ए से लेके बी तक लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ए से लेके पूरा घूम के यहाँ तक लेंथ ऑफ आर्क बी तक। तो कुछ फार्मूले आपको पता होंगे सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है ना, ऐसे अगर कोई सर्कल है, ऐसा आर्क जो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करे, लेट अस से लेंथ ऑफ आर्क इज एल, रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। तो ये आपको पता होगा, लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। लेंथ ऑफ आर्क इज एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। बट यहाँ इस फार्मूले में जो थीटा है ना एंगल, वो रेडियंस में होता है, थीटा इन रेडियंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क इस केस में क्या लिखेंगे, देखो, प्रेजेंट केस में। प्रेजेंट केस में 240 डिग्री में को पहले रेडियन में निकालना पड़ेगा। हमें पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये कन्वर्जन होता है। 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो फिर यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है, तो 240 डिग्री कितने रेडियन है ये इजीली निकल सकता है। 180 डिग्री पाई रेडियन मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, 240 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 240। ठीक है, ये 240 आएगा, मतलब ये बन सॉल्व करके आ जाएगा 4 पाई बाय 3, 4/3 इंटू पाई। ठीक है, तो ये 240 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल है, 4 पाई बाय 3 रेडियन। ये आर ए डी भी रेडियन के लिए ही होता है। हाँ, तो फिर लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा, आर इंटू 4 पाई बाय 3, क्योंकि ये 240 डिग्री सेम एज 4 पाई बाय 3। 240 डिग्री इज सेम एज 4 पाई बाय 3। ठीक है, हाँ, तो फिर डिस्टेंस कवर्ड इतना। अब जरा डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट जो कि अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन की लेंथ होती है ना। तो ये ए से बी तक
अगर ये डॉटेड लाइन ज्वाइन कर दें, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट, या रादर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी, इसकी लेंथ। तो अब देखो, ये थोड़ा ज्योमेट्री लग रही है सिंपल। ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ये वाली दोनों साइड्स रेडियस के बराबर है। ये सर्कल का रेडियस है, इधर से ये भी सर्कल का रेडियस है, दोनों रेडियस के बराबर है। ये 120 डिग्री। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो ये वाले एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों रेडियस के बराबर है। ये 120 डिग्री, तो बाकी दोनों का सम तो 60 डिग्री होगा, तीनों एंगल का सम 180। तो बाकी दोनों का सम 60, यानी दोनों 30 30 है फिर तो। 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। एक ऐसे केस में ना, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाता है, मतलब कॉर्ड की लेंथ निकाल रहे हैं बेसिकली। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, यानी ए बी। तो फिर अगर सेंटर को हम ओ से डिनोट कर दें, सेंटर को ओ से डिनोट कर दिया, इसको डी से डिनोट कर दिया, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ए डी, ठीक है। 2 टाइम्स ए डी। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए डी निकाल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ए डी निकाल लेंगे। वो किस तरीके से निकलेगा? ए डी अपॉन ए ओ इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ए डी अपॉन ए ओ इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो ए डी इक्वल टू ए ओ, यानी रेडियस, इन टू √3/2, ठीक है। तो ए डी आ गया, ए डी है R × √3/2, तो कॉर्ड की लेंथ इसकी डबल हो गई। 2 × √3r/2, इट बिकम्स √3r। बस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ चुकी है, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो फिर जो इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर में पूछा क्या था वैसे? पूछा ये था रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड 4πr/3, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट √3r। r से r कैंसल होने के बाद ये 4π/3 √3 हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर है, नोट कर लो। इसको रब कर रहा हूं मैं। हाँ, अब इसके बाद आगे चल रहा है। देखो, जैसे हम स्पीड डिफाइन करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं, सिंपली v इक्वल टू s/t। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस s लिख दिया, t इज ऑफ कोर्स टाइम, ठीक है। तो v इक्वल टू s/t। एक्चुअली स्पीड जो है ना, दो तरीके की होती है। स्पीड दो तरीके की होती है। एक होती है एवरेज स्पीड, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। टू टाइप्स ऑफ स्पीड, टू टाइप्स ऑफ स्पीड। एक होती है एवरेज स्पीड, इसको VAVG लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड मतलब कोई भी दो टाइम इंस्टेंट्स हैं, किन्हीं दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच में एवरेज स्पीड निकाली गई है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो लिखा जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस,
और टोटल टाइम टेकन डेल्टा टी। ठीक है, तो वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। और कई बार v इक्वल टू एस, इसी को v इक्वल टू एस बाई टी लिख रखा होता है कई बार। मैनी टाइम्स इट इज रिटन v इक्वल टू एस बाई टी। मैनी टाइम्स इट इज रिटन v इक्वल टू एस बाई टी। सिंपली इसको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे लिख रखा होता है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। मतलब ये तो आ गया ना कि डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, या इसको एक और एक्सप्रेशन बन जाता है इसका, ऐसे भी लिख देते हैं, एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। एस टू मतलब जो फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, माइनस एस वन ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये है एवरेज स्पीड। अब एक दूसरी क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब वो क्या होता है देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड निकालनी। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड निकालनी। फॉर एग्जांपल, जब हम व्हीकल चलाते हैं, जब हम व्हीकल चलाते हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो वो व्हीकल के मीटर पे एक रीडिंग दिखती है ना कि व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है। व्हीकल 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से, या 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से व्हीकल जा रहा है। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही तो होती है। वो उस इंस्टेंट पे ही तो स्पीड होती है, क्योंकि वो वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। हम अगर रोड पे जा रहे हैं किसी व्हीकल से, व्हीकल के मीटर में जो स्पीड दिख रही होती है वो टाइम के साथ लगातार बदल रही होती है, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। हर इंस्टेंट पे व्हीकल की स्पीड अलग अलग होती है। हाँ, हो सकता है माइनर चेंजेस आ रहे हो स्पीड में, मगर स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, स्पेशली जो डिजिटल मीटर्स हैं, डिजिटल मीटर्स तो डेसिमल में भी दे देते हैं। 40.2 किलोमीटर पर आवर, 20.5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है व्हीकल की, तो वो तो डेसिमल में भी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो जो मूविंग व्हीकल के मीटर में जो रीडिंग आती है ना, वो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड की रीडिंग होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड में होता क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एक्चुअली एवरेज स्पीड ही है, मगर वो टाइम ड्यूरेशन जिस पे एवरेज स्पीड निकाली जा रही है ना, वो टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। देखो उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी बाय, सॉरी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब ये थोड़ा एक नया सिंबल है आपके लिए, स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए ये नया सिंबल होता है। इसे लिखते हैं LIM, मतलब होता है ये लिमिट। लिमिट प्रॉपर एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का टॉपिक है लिमिट। जो है वो आएगा 12th क्लास के मैथ्स में आएगा, शुरू के ही एक दो चैप्टर्स में आ जाता है। ठीक है, बट वो 11th क्लास में तो फिजिक्स में लगभग पहले चैप्टर से ही ये सब लगने लग जाता है। ठीक है, इसलिए फिजिक्स में जितनी जरूरत है वो हम लोग बता के चलते हैं। हाँ, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी, ये जो टाइम स्पैन है ना, ये बहुत ज्यादा छोटा ले लिया है। ये जो टाइम स्पैन डेल्टा टी है, टाइम स्पैन डेल्टा टी बहुत छोटा ले लिया है। मतलब टाइम स्पैन डेल्टा टी नियरली जीरो है। नियरली जीरो है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है। टाइम स्पैन जो डेल्टा टी हमने लिया, टाइम स्पैन जो डेल्टा टी हमने लिया वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है। ये देखो एरो बना रखा है डेल्टा टी, फिर उसके बाद एरो बना के जीरो किया, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो नहीं लिखा है। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब ये जो टाइम गैप है ये बहुत बहुत स्मॉल है। ठीक है, नियरली जीरो है ये टाइम स्पैन, बट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं है। अगर एग्जांपल लें, देखो हम व्हीकल चला रहे हैं, व्हीकल चलाने के 10 मिनट बाद, व्हीकल चलाने के 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड देखी देखी उसके मीटर में। ठीक है, तो अगर हम t इक्वल टू, मान लो चलो 10 सेकेंड की बात करते हैं, अगर हमने t इक्वल टू 10 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है ना, उसका मतलब पता है क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि t1 होगा 10 सेकेंड, और t2 होगा लेट अस से 10.000001 सेकेंड। ठीक है, मतलब मैं किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले के, मैं इस एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड भी
एवरेज स्पीड ही है, बट वो एवरेज लेने का टाइम स्पैन बहुत छोटा कर दिया है। तो जितने टाइम स्पैन पे हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, वो टाइम स्पैन देखो ना, 10 सेकेंड इनिशियल टाइम, 10 सेकेंड, और T2 फाइनल टाइम 10.000001 सेकेंड। यानी कि टाइम गैप कितना हुआ? टाइम गैप, ये जो डेल्टा टी है, दो दो डिस्टेंसेस मेजर करने में टाइम गैप तो 0.00001 हुआ, इतना छोटा हुआ। तो मतलब यही है ना, ये वैल्यू तो लगभग जीरो ही है, ये वैल्यू तो लगभग जीरो है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है। तो ये कंसेप्ट होता है लिमिट्स का। तो अगर हम, देखो हमने निकाली एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड ही निकाली है, मगर अगर हम एवरेज स्पीड टाइम इंस्टेंट 10 सेकेंड और 10.0001 सेकेंड के बीच में निकाल रहे हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है 10 सेकेंड ही तो हो गया। 10 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड ही हो गया, ठीक है। तो इसको एक अलग सिंबल दिया जाता है, इसको लिखते हैं ds/dt। ds/dt अभी एक और नया टॉपिक है जो फिजिक्स में एकदम से आ जाता है इस चैप्टर में। ds/dt ये होता है डिफरेंशिएशन। इसी की डिटेल्स में अभी हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ds/dt का मतलब क्या है? d/dt होता है, d/dt इज एन ऑपरेटर। d/dt एक ऑपरेटर है, इसका इस्तेमाल करके डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं मतलब इसको कहते क्या है? इस एक्सप्रेशन में ना d/dt को अलग तरीके से समझते हैं और s को एक अलग टर्म लेके चलते हैं। इस एक्सप्रेशन में d/dt को एक अलग टर्म लेके चलते हैं, s को एक अलग टर्म लेके चलते हैं। d/dt एक ऑपरेटर है जो s पे लग रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव करना, इसको क्या कहते हैं? s का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया हमने, s को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। या इसको ना फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं, एक्चुअली ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसी के जैसे सेकंड डेरिवेटिव भी होते हैं, थर्ड डेरिवेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो ये s को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, ये मैं लिख रहा हूं d/dt ऑफ s, दिस इज फर्स्ट, या अभी फर्स्ट डेरिवेटिव ना लिख के अभी सिंपल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, या और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। अब अगर किसी को लगे कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फिर सेकंड डेरिवेटिव कैसा होता है, थर्ड डेरिवेटिव कैसा होता है, मैं लिख देता हूँ। अभी हम वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल कैसा होता है, ये इधर लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमारे अभी फिलहाल मेन डिस्कशन का पार्ट नहीं है। नोट, सेकेंड डेरिवेटिव ऐसे लिखा जाता है, d2s/dt2। मतलब न्यूमिनेटर में d के ऊपर 2 लिख दिया, डिनोमिनेटर में dt के ऊपर 2 लिख दिया, ये सेकेंड डेरिवेटिव बन जाता है। तो d/dt ऑफ s इज फर्स्ट डेरिवेटिव, d2/dt2 ऑफ s इज सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t है ना, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम एक अलग से टाइम देके डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स में जाएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बेसिक्स में जाएंगे। अभी फिलहाल जो सिंबल दिखाई दे रहा है मैंने लिख दिया है, ठीक है। मतलब ds/dt को क्या लिखते हैं, अभी सिर्फ ये लिखा है। डेरिवेटिव की डिटेल्स में अभी हमने जाना है। चलो, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ऐसा करते हैं थोड़ा कुछ ऐसा ही डिस्कशन जरा एक्सेलरेशन के लिए कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में भी ऐसे डेरिवेटिव वगैरह ये सब आ जाता है। हाँ देखो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है ये आपको छोटी क्लासेस से पता है वैसे। एक्सेलरेशन
इसको ए से डिनोट करते हैं। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी। वेलोसिटी को यहाँ वी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, दिस इज रेट ऑफ, मतलब पहले पिछले केस में हमने स्पीड को वी से डिनोट कर दिया था, यहाँ वेलोसिटी के लिए वी यूज कर लिए। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी। एक्सेलरेशन भी दो तरीके का होता है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन, उसको ऐसे लिखते हैं ए, एवीजी। एवीजी स्टैंड्स फॉर एवरेज एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू निकाल रहा है। हाँ, ए, एवीजी। देखो, ये एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो लिख दिया फिर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लिखेंगे अब, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v2 माइनस वी1, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है। अब जिस तरीके से हमने पिछले केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, वो पैरामीटर्स यहां भी एग्जिस्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिल्कुल जैसे वेलोसिटी के लिए हमने डिफाइन किया। अगर यहां पर अगर यहां पर दो टाइम्स दूर दूर है, T1 और T2 दो दूर दूर हैं टाइम्स, और उनके बीच में चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम कर रहे हैं, वो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या है, ये टाइम स्पैन बहुत छोटा ले लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में टाइम स्पैन बहुत छोटा ले लिया, जैसे कि कोई व्हीकल मूव कर रहा है, उसकी टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हम ये टाइम स्पैन बहुत छोटा ले लेंगे, तो मतलब टाइम 10 सेकेंड और 10.00001 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकाल दें, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी कि अगेन इट वुड बी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी एक टाइम इंटरवल है, ठीक है, डेल्टा टी एक टाइम इंटरवल है, नियरली जीरो है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिखा है, इक्वल टू जीरो नहीं लिखा है। डेल्टा टी नियरली जीरो है और काफी स्मॉल है, ठीक है। हाँ, और इसी में वो डेरिवेटिव वाली बात आ जाती है, इट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। जैसे हमने काम वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था ना, वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे भी हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम क्या बोलेंगे, जैसे पिछले केस में किया था, एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dv by dt is first derivative of velocity with respect to time, first derivative of velocity with respect to time। हाँ, 1 मिनट में थोड़ा, एक दो दो 3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं एक्चुअली, थोड़ा एक डिलीवरी आई है घर पे, वो रिसीव करनी है, 1 मिनट जरा।
हेलो। हेलो। हाँ, आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हाँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अ, और फिर हाँ, अब यहाँ पे हम ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है ना, यहाँ पे हम जरा वो सेकंड डेरिवेटिव की भी बात कर लेते हैं। देखो, हमने अभी जस्ट इससे पहले क्या डिस्कस किया था, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। वो यहाँ v इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिखा जा सकता है। हेयर पुट हेयर पुट v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। हेयर पुट v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो acceleration becomes d by dt of ds by dt. It becomes d2s by dt2। मतलब ये देखो ना, न्यूमिरेटर में d दो बार आ गया। न्यूमिरेटर में d दो बार आ गया, उसको d2 लिख दिया जाता है। ठीक है। मतलब डी स्क्वायर पढ़ लो या d2 पढ़ लो, एक ही बात है। ठीक है। बोलने की बात है बस। डी स्क्वायर एस बोल सकते हैं या डी टू एस बोल सकते हैं। मतलब डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर या डी टू एस बाई डी टी टू, दोनों चीजें ठीक है। हाँ। तो न्यूमिरेटर में है डी टू एस और डिनोमिनेटर में डी टी, और डी टी दो बार आ गया इसलिए डी टी टू हो गया। तो अब ये क्या होता है, ये है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड मतलब एस को देखो, एस के साथ ये डी टू और डी टी टू हो गए ना, सेकेंड डेरिवेटिव बोला जाता है इसे। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एस with respect to time। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो ये होते हैं फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव है क्या, डेरिवेटिव क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इसके कुछ अगर फार्मूले होते हैं तो वो क्या होते हैं। अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा फिजिक्स से निकल के, फिजिक्स थोड़ा डिसकंटिन्यू करके मैथमेटिक्स में जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर यहाँ वापस आ जाएंगे। उसके बाद वापस आएंगे वो जो आगे फर्दर इस चैप्टर का कॉन्टिन्यूएशन है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करेंगे। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ। हाँ, ये लिख लो, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन होता क्या है वैसे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पैरामीटर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना या डिवाइड करना। डिफरेंशिएशन में एक पैरामीटर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है। तो अब ये डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले होते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले होते हैं। पहले तो डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, उसको कैसे पढ़ते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम लिखें dy वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव या रादर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स का ये मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी को ऐसे लिखा जाए अगर, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। ये तो मतलब लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाँ, अब देखो, डिफरेंशिएशन के ना कुछ फार्मूले हैं। डिफरेंशिएशन के देखो, पहली बात ये, डिफरेंशिएशन और एक दूसरा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और एक दूसरा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ये कलेक्टिवली एक टॉपिक के अंदर आते हैं, उस टॉपिक को बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस। तो
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ये सब बच्चों ने जो है ना 12th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। 12th के मैथ्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी तो बस 11th क्लास में फिजिक्स में जितनी इसकी यूटिलिटी है, 11th क्लास में फिजिक्स में जितनी यूटिलिटी है बस उतना डिस्कस किया जाता है। बाकी तो ये चीज़ें आपने डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़नी ही है 12th क्लास में जाके। हाँ, सम फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। एक फार्मूला होता है d/dx ऑफ x की पावर n। ठीक है, x की पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। d/dx ऑफ x की पावर n, ये जो फार्मूला होता है ना, ये होता है n x n-1। मतलब x की जो पावर है ना, x की जो पावर है वो आगे आ जाती है, x की जो पावर है वो आगे आ जाती है, n की पावर n-1 हो जाता है। हाँ, और अगर मान लो अब हम किसी कांस्टेंट को ही डिफरेंशिएट करें, या लेटस से ये x की पावर n के साथ एक कांस्टेंट भी था, इसके मल्टीप्लिकेशन में था। लेट k इज ए कांस्टेंट, तो d/dx ऑफ के एक्स की पावर n, ये जो कांस्टेंट है ना, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। कांस्टेंट कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है और बचेगा d/dx ऑफ x की पावर n, वो वही ऊपर वाला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा k इंटू एन एक्स n-1। ठीक है, और फिर हाँ, अगर मान लो अब हमने किसी कांस्टेंट को ही डिफरेंशिएट कर दिया, d/dx ऑफ k। अब देखो ये k तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, अंदर क्या रह जाएगा, 1। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। 1 को तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये k इंटू 0 इंटू एक्स की पावर 0-1, ये बन गया 0। तो ये एक रिजल्ट होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट 0 होता है। मतलब मैं लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, एक्चुअली डेरिवेटिव होता पता क्या है, मतलब ये चीजें मैथमेटिक्स में आपके डिटेल में आती जाएंगी ना नॉलेज में। डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव फंडामेंटली रेट ऑफ चेंज बताता है। फंडामेंटली डेरिवेटिव जो है वो रेट ऑफ चेंज बताता है। मतलब मैं इधर लिख देता हूं, dy/dx मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y with change in x। dy/dt means rate of change of y with change in x। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेलरेशन के अंदर जाएं तो बड़ा ये चीजें ढंग से समझ में आती हैं। देखो, हमने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन dv/dt लिखा था, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा था ना। तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ही तो होता है। हेंस एक्सेलरेशन a इज rate of change of velocity v with change in time। ठीक है, हेंस एक्सेलरेशन a इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। तो जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ही देता है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज तो जीरो ही होगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो वेरी कर ही नहीं रहा है, कांस्टेंट तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो कांस्टेंट को जब भी डिफरेंशिएट करते हैं वो जीरो आ जाता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है। बिकॉज कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, इट नेवर चेंजेस। ठीक है, हाँ। तो अच्छा, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया, मैं नंबरिंग डालता जाता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये हमने फर्स्ट फार्मूला डिस्कस किया, ये सेकंड फार्मूला, ये थर्ड। आगे चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके भी डेरिवेटिव्स के फार्मूले होते हैं। d/dx ऑफ साइन एक्स, d/dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है, और अगर चलो अब ये साइन एक्स के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता, d/dx ऑफ
के साइन एक्स। इसके साथ कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर हो जाता है। तो के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो ये के कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज, हम मान लो ये साइन एक्स की जगह जो है ना साइन के एक्स है। ये फार्मूला नंबर 4, ठीक है। चलो इसी, अब आगे इसको 5 नंबर दे देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स। देखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन के एक्स का डेरिवेटिव कॉस के एक्स होगा। साइन के एक्स का डेरिवेटिव कॉस के एक्स होगा, मगर ये जो एक्स का जो कॉफिशेंट है ना, मतलब अगर के यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, इसमें और ऊपर वाले में फर्क है। ऊपर वाले में साइन एक्स से बाहर था के, इसमें क्या है, साइन ऑफ के एक्स है, एक्स के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर एक्स के साथ के मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, के तो पूरा साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ के एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर एक्स के साथ ऐसे कोई कॉफिशेंट दे रखा हो ना, एक्स के साथ जो कॉफिशेंट है, तो साइन के एक्स का डेरिवेटिव कॉस के एक्स हो जाता है, ठीक है। और ये जो एक्स का कॉफिशेंट है ना, ये बाहर लिख लेते हैं ऐसे, ये के मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। ये डेरिवेट डिफरेंशिएशन का एक रूल है, ये डिफरेंशिएशन का एक रूल है, इसे बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। मतलब ये चेन रूल वगैरह सारी कहानी मैथमेटिक्स की है। बाकी जितना फिजिक्स में जरूरत है उतना जरूर हम डिस्कस, मैं लिखवाता जा रहा हूँ। हाँ, 6। अब ऐसे ही कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो माइनस साइन एक्स होता है। अच्छा, ये जो हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं सबके प्रूफ भी हैं, मतलब ये जो हम फार्मूले लिखे जा रहे हैं सबके प्रूफ हैं। बट वो प्रूफ मैथमेटिक्स में है। तो मैं फिजिक्स छोड़ के मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ाने लगूंगा अभी। तो इनके प्रूफ मैथमेटिक्स में है, वो टाइम के साथ आपके सामने आते रहेंगे। एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, उससे ये सारे डिराइव किए जाते हैं। फिजिक्स के स्कोप से बाहर हैं, फिजिक्स में सिर्फ ये फार्मूले याद रखने हैं। टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे इनका यूज होता रहेगा। और फिर ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस के एक्स होता है। अगर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन के एक्स कर दिया, और ये जो एक्स का कॉफिशिएंट है ना के, वो आगे आ जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। और यहीं अगर कोई सोचे, मतलब अगर मैं ये लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ के कॉस एक्स, तो अब तो ये के जो है वो कॉस के मल्टीप्लीकेशन में है ना, के कॉस के मल्टीप्लीकेशन में है। तो के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो ये बन जाएगा माइनस के साइन एक्स, ठीक है। इस तरीके से। तो डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। वो सारे काम मैथमेटिक्स में होते रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स में तो अभी सिर्फ इतने ही एलिमेंट्री बस फार्मूलों की जरूरत पड़ती है, और भी कुछ जरूरत अगर है, जैसे लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है, वो सब टाइम के साथ सामने आता रहेगा। सारा अभी एक झटके में सब लिख देंगे, तो वो बच्चा कहेगा ये क्या सब कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो फार्मूले थे ना, एक मान लो क्वेश्चन है डेरिवेटिव का जो सॉल्व करना है। एग्जाम्पल, इफ y इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 4 प्लस साइन 2x प्लस 4 कॉस 3x, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो, y का एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, y का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो हमने करना क्या है, ये करेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दी, 3x² माइनस 6x प्लस 4 प्लस साइन 2x प्लस 4 कॉस 3x।
ठीक है। अब देखो, ये डी बाई डी एक्स क्या है, ये एक ऑपरेटर है। डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर अंदर सारी टर्म्स पे लगेगा। ये ऑपरेटर अंदर सारी टर्म्स पे लगेगा, कहने का क्या मतलब है, पहले ये 3x² को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये डी बाई डी एक्स इस पे लगेगा, फिर डी बाई डी एक्स थर्ड वाले पे लगेगा। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x², -6 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ x, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, प्लस 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, 4 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x। ठीक है। अब देखो, वो जो फार्मूले हमने डिस्कस किए उन्हीं को तो एक एक करके लगाना है। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x², 2x होगा, क्योंकि x की पावर n है ना, x की पावर n का डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, n x n-1, x की पावर 2 है, 2 x की पावर 2-1, तो वो 2 x बन गया ना, -6 डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब ये x की पावर 1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 x की पावर 1-1। तो 1 ये x की पावर 0, वो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा बेसिकली। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, क्योंकि यही तो फार्मूला था ना, साइन के एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस के एक्स, और x का जो कॉफिशिएंट है k, वो आगे आ जाएगा। ठीक है। प्लस 4 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ठीक है। और जो x का कॉफिशिएंट है 3, x का कॉफिशिएंट 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, तो ये -3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन गया 6x-6 +2 cos 2x -12 sin 3x। ठीक है। तो ये इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। डी वाई बाई डी एक्स का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो अभी ना, अभी हमने बेसिक्स ही बिल्कुल स्टार्टिंग के डिस्कस किए हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फार्मूला, डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन के ऐसे फंडामेंटल फार्मूले। अब इससे अगली रिकॉर्डिंग में इससे अगले लेवल पे जाएंगे, मतलब जैसे ये डिफरेंशिएशन होता है वैसे ही इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। इंटीग्रेशन के फार्मूले, उसका फिजिक्स में रोल। ठीक है। और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस की डेरिवेशन, और फिर वो क्वेश्चंस जिनमें वेरिएबल एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव करे, उनकी डिटेल्स अभी आगे वाली वीडियोस में आएंगी। ठीक है। चलो अभी मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर डे, ओके, बाय।